कानूनी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था आपराधिक मुकदमे क्रिमिनल केस क्या होते हैं और इनको किस किस तरीके से न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया जाता है। साथियों, हमने ये भी जाना था कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं जो कि आपराधिक मुकदमों के विचारण में न्यायालय का सहयोग करते हैं। साथियों, आज हम इस अपने वीडियो में जानेंगे कि एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है। हम ये भी जानेंगे कि किसी भी आपराधिक घटना की एक परफेक्ट तहरीर, परफेक्ट कंप्लेंट कैसे लिखें और एक तहरीर लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो मुकदमे में आप किसी आपराधिक घटना की तहरीर देते हैं वो उस आपराधिक घटना की जड़ होती है। पूरा केस, पूरा मुकदमा एफआईआर दर्ज होने से और जजमेंट होने तक उसी तहरीर पर टिका रहता है। जो तहरीर या जो कंप्लेंट आपराधिक घटना के संबंध में थाने में दी जाती है उसमें लिखे हुए अपराध की गंभीरता के आधार पर उस पर या तो एफआईआर दर्ज की जाती है या उसमें एनसीआर दर्ज की जाती है। तो किन मुकदमों में एफआईआर दर्ज की जाएगी और किन मुकदमों में एनसीआर दर्ज की जाएगी, ये बात हमारे जो प्रोसीजर कोड हैं उनमें लिखी हुई दो मुकदमों की गंभीरता के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। जो इन संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध को भारतीय नई जो हमारा कानून आया है VNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, उसकी धारा 2 में बताया गया है और पुराना जो कानून CRPC है उसकी भी धारा 2 में इनके बारे में बताया गया है। तो जो कम गंभीरता वाले अपराध होते हैं, जैसे किसी के साथ मारपीट हो गई है, गाली गलौज हो गई है, जान से मारने की धमकी दे दी है या कोई छोटी मोटी सामान को नुकसान पहुंचा दिया है, तो इस टाइप के जो मामले हैं वो असंज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आते हैं। और जब ऐसे अपराध की कोई सूचना या कोई तहरीर थाने पर पहुंचती है तो उसको लेकर के थाने पर जो मामला दर्ज किया जाता है वो एनसीआर दर्ज किया जाता है। और इसके लिए पुरानी CRPC जो है, पुरानी CRPC में जो व्यवस्था दी गई थी वो 155 धारा में इसके बारे में प्रावधान था कि ऐसे मामले को दर्ज तो किया जाएगा लेकिन उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी और ना ही ऐसे मामलों में अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। वो एक लेखबद्ध करके रख लिया जाता था। अगर वादी या कंप्लेनेंट चाहता है कि उस मामले में आगे विचारण किया जाए तो वो न्यायालय के समक्ष 155(2) CRPC के तहत एक अपना आवेदन प्रस्तुत करके उसको विचारण के आदेश न्यायालय से करा सकता है और न्यायालय के आदेश होने के बाद पुलिस उस पर जांच करेगी, जो कि अब हमारी जो नई VNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 लागू हुआ है, उसकी जो है ये धारा 174(2) में इस बात का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, अब जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, चोरी है, लूटपाट है, मर्डर डकैती जैसे केस हैं या किसी को गंभीर रूप से मारपीट के घायल कर दिया गया है, ज़्यादा चोट पहुंचा दी गई है, सामान छीन लिया गया है और बड़ी तोड़फोड़ कर दी गई है या उसमें ज़्यादा लोगों ने मिलकर इरादे से कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, तो वो मामले संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। और संज्ञेय अपराध के संबंध में जब कोई सूचना थाने पर दी जाती है तो उसको लेकर के पुरानी CRPC में 154 CRPC की धारा 154 CRPC में उसको लेखबद्ध करके एक FIR कहा जाता है। एक मुकदमे का नंबर दिया जाता है, उसको FIR कहा जाता है। नई जो हमारी VNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है, उसकी धारा 173 के तहत ये जो मामला दर्ज किया जाएगा उसको FIR कहा जाएगा। जो असंज्ञेय मामले होते हैं उनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होता है और जो संज्ञेय मामले होते हैं उनमें पुलिस बिना वारंट के, मजिस्ट्रेट के बिना वारंट प्राप्त किए गिरफ्तार कर सकती है। तो ये तो आपने समझा कि एनसीआर और FIR में क्या अंतर है। अब साथियों, हम समझना चाहेंगे कि जो तहरीर आप या जो कंप्लेंट आप थाने पर किसी आपराधिक घटना की बाबत देते हैं उसमें किन किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सबसे पहले हम उसमें घटना का स्थान जरूर बताना चाहिए। घटना का स्थान नहीं बताएंगे तो इन्वेस्टिगेशन में और जजमेंट में दिक्कत होगी, अभियुक्त को उसका लाभ मिलेगा। घटना का समय और घटना की तारीख
जरूर बतानी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में भी लाभ होगा और जजमेंट में भी लाभ होगा। और तीसरा है कि अगर आपको याद हो तो अभियुक्त गण के नाम बताने चाहिए, तहरीर में लिखना चाहिए, जिससे कि अभियुक्त गण को पहचानने में लाभ मिल सके। दूसरा साथियों, घटना का विवरण इस तरीके से लिखना चाहिए, अनावश्यक बातें भी ना हो और कोई तथ्यात्मक बात उसमें छूटने ना पाए। और तहरीर जब आप कंप्लेंट कोई करते हैं तो उसको समय का ध्यान रखना चाहिए। घटना, आपराधिक घटना घटित होने के बाद जितना जल्दी से जल्दी आप तहरीर थाने पे पहुंचा देते हैं, जितना जल्दी उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो लाभदायक रहता है। और अगर उसमें विलंब होता है तो विलंब के लिए कोर्ट को समझना पड़ता है कि आखिर ये विलंब किन कारणों से हुआ था। वहां पर आपको उस विलंब को क्लियर करना होगा और न्यायालय अगर ये समझता है कि वास्तव में विलंब के पीछे कोई वास्तविक या उचित कारण था तो उसको माफ किया जाएगा, अन्यथा उसका संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलेगा और संदेह के लाभ में अभियुक्त बरी हो जाएगा। साथियों, भारतीय न्याय व्यवस्था का एक सिद्धांत है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक वे गुना को सजा ना हो पाए। इसलिए जरा सा भी अगर कहीं संदेह होता है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को देकर छोड़ दिया जाता है, वो सजा पाने से बच जाता है। तो आपको अपनी तहरीर इस तरीके से लिखनी है कि उसमें संदेह की कोई शंका ना हो और गुनहगार को, अपराधी को सजा मिल पाए। तो साथियों, इसी क्रम में अब हम अपना अगला वीडियो जो आपको बताने वाले हैं उसमें हम क्लियर करेंगे कि मान लीजिए कोई आपराधिक घटना घटित होती है और उस आपराधिक घटना की बाबत आप थाने पर जाते हैं, थाने पर उसके संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करती, पुलिस टाल मटोल करती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर अमूमन जितना कि साधारणतया लोग जानते हैं कि वो पुलिस उच्च अधिकारियों तक अपनी अप्रोच करते हैं, पहुंचते हैं, अपना प्रार्थना पत्र देते हैं। लेकिन अगर थाने के अलावा पुलिस उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो हमारे भारतीय कानून में वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन सी रेमेडी दी गई है, नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जिनके माध्यम से वो अपना मामला दर्ज करा सकते हैं और न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए ला सकते हैं। हम अगले वीडियो में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। देखिए, भारत में जो LLB है, विधि की डिग्री है, वो दो तरीके की होती है। एक तो हमारे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले छात्र इंटरमीडिएट के बाद BA LLB में दाखिला ले लेते हैं, प्रवेश ले लेते हैं, जिसे लॉ ऑनर्स कहा जाता है, और 5 साल कठिन परिश्रम के बाद उनको LLB की डिग्री दी जाती है। दूसरा रास्ता है कि हमारे जो BA पास करने वाले स्टूडेंट हैं, BA पास करने के बाद वो LLB में दाखिला लेते हैं और उसके बाद 3 साल की कठिन परिश्रम के बाद उनको LLB की डिग्री दी जाती है। और इसमें लगभग 40 से अधिक कानून उनको पढ़ाए जाते हैं, उनकी बारीकियों को समझाया जाता है, न्यायालय की व्यवहारिकता को समझाया जाता है, उनसे मूक कोर्ट वगैरह चलवाए जाते हैं और उसके बाद उनको वो डिग्री दी जाती है। उस डिग्री के बाद एक वो अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं या फिर अपना सरकारी अधिवक्ता बनने के लिए, सरकारी वकील बनने के लिए परीक्षा दे सकते हैं, या उसी डिग्री के बाद वो जज और मजिस्ट्रेट की परीक्षा दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आपसे ये निवेदन रहेगा कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 3 साल या 5 साल का समय दीजिए, लेकिन इतना निवेदन करूँगा कि अगर आप अपने जीवन में से 10 घंटे निकालकर मेरी वीडियो को देखते हैं और इन 10 घंटों के अध्ययन से आप 10 घंटे की इन वीडियो को देखकर उसको जो जानकारी जुटाते हैं और उसके बाद अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो आपको वकील भी ना मानेगा, इतना जरूर मानेगा कि आपने LLB जरूर कर रखी है। मेरा प्रयास रहेगा मैं सरल से सरल भाषा में अपने विद्यार्थियों को, ला के स्टूडेंट्स को और अन्य जन सामान्य के लिए कानून से जुड़ी जानकारियों को समझाता रहूं। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।